न्यूजीलैंड में आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 6:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या है स्थिति, आखिर क्यों आते हैं भूकंप, देखते हैं रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में आज सुबह जोरदार भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। धरती के अंदर 7 टेक्टोटोनिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है, रगड़ती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इससे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल से 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपी सेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। ये भूकंप न्यूजीलैंड के कैरमाडिक द्वीप समूह पर आया था। इसका केंद्र जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप के बाद न्यूजीलैंड में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। सिविल डिफेंस ने कहा, मौजूदा जानकारी के आधार पर प्रारंभिक आकलन यह है कि भूकंप से सुनामी आने की संभावना नहीं है, जो न्यूजीलैंड के लिए खतरा पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बुर्किना फासो में सेना की वर्दी में हमलावरों ने 60 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में लूटपाट भी। स्थानिक लोगों ने बताया कि देश में हालात काफी खराब है, लोग डरे हुए हैं। हमलावर लगातार बेगुनाह को निशान बनाते रहते हैं। 15 अप्रैल को भी इसी तरह का अटैक हुआ था। अब क्या है स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्ता पलट के हालात बने हुए हैं। देश के उत्तरी हिस्से में सशस्त्र बलों की वर्दी पहने 60 लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला माली के बॉर्डर के पास कर्मा गांव में हुआ। इस अटैक में कई लोग घायल हो गए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया गया है। घायलों का इलाज जारी है। बुर्किना फासो में पिछले साल सेना ने 2 तख्तापलट किए, लेकिन इसके बाद भी देश में हिंसा जारी है। इस क्षेत्र में अशांति 2012 में माली में शुरू हुई। अब इस्लामावादियों ने तुआरेग अलगाववादी विद्रोह का अपहरण कर लिया। सशस्त्र समूह ने धीरे धीरे बुर्किना फासो के लगभग 40% हिस्से को नियंत्रित कर लिया था। इसके बाद पड़ोसी बुर्किना फासो और नाइजीर में हिंसा फैल गई है। बुर्किना फासो के सैन्य शासकों ने इस महीने अल-कायदा और आईएस से जुड़े सशस्त्र समूह से अपनी जमीन को वापस लेने को ऐलान किया था। हमलावर सैन्य वर्दी में थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने 60 लोगों को मार डाला। लगभग 20 लाख लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इस दिनों गृह युद्ध की चपेट में है। हिंसक झड़पों में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी धराशायी होने लगा है। कई अस्पताल हिंसा के चलते बंद होने के कगार पर आ गए हैं। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। देखते हैं खास रिपोर्ट में। सूडान में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। देश गृह युद्ध की चपेट में है। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच हो रही हिंसक झड़पों का शिकार यहाँ की आम जनता हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हिंसा में 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 3551 लोग घायल हुए हैं। हिंसा में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अलावा आईएनएस सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना के 2 C-130J विमान और नौसैनिक जहाज आईएनएस सुमेधा स्टैंड बाय पर रखे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत जटिल और उभरती सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है। सरकार ने कहा कि भारत कई विकल्पों को फॉलो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
ट्विटर ने गुरुवार को अपने यूजर्स से लेगेसी ब्लू टिक मार्क को हटाना शुरू कर दिया है। कई दिग्गज लोगों के ब्लू टिक को ट्विटर ने हटा दिया और अब केवल उन्हीं लोगों को टिक दिया जा रहा है जो इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ब्लू टिक को लेकर प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग और एलन मस्क के बीच तू-तू मैं देखने को मिली। क्या है विवाद, देखते हैं रिपोर्ट में। नए सीईओ के रूप में ट्विटर की कमान संभालने के बाद से ही अरबपति इलॉन मस्क सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए हैं, कभी कर्मचारियों की छटनी तो कभी ब्लू टिक के लिए शुल्क वसूलने को लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई है। 3 दिन पहले ही ट्विटर से उन लोगों का ब्लू टिक हटा दिया गया जो पुराने सिस्टम के तहत लिए गए थे, यानी जिन्होंने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सदस्यता नहीं ली थी। स्टीफन किंग ने ट्वीट से सवाल किया, मुझे लगता है कि मिस्टर मस्क को मेरा ब्लू चेकमार्क चैरिटी को देना चाहिए। इसके लिए मैं प्रितुला फाउंडेशन की सिफारिश करता हूं, जो यूक्रेन में जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल $8 है, इसलिए शायद मिस्टर मस्क इसमें थोड़ा और अधिक धनराशि जोड़ सकते हैं। मस्क ने उन्हें जवाबी ट्वीट किया और लिखा, आपका स्वागत है, नमस्ते। मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कुछ के लिए व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर रहा हूं। उनमें सिर्फ शैटनर, लेब्रॉन और किंग शामिल है। चैरिटी को लेकर स्टीफन किंग द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर मस्क नाखुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संबोधित किया। इम्फाल के आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले ही कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को कहा। इसी के साथ क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखते हैं रिपोर्ट में। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इम्फाल में आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को भी कहा। पीएम मोदी के मुताबिक अलग अलग कंपटीशन के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कराने की सलाह दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने मणिपुर से निकले खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश की शान बढ़ाई है, देश के लिए कई मेडल जीते हैं। चिंतन शिविर इस साल मणिपुर की धरती पर हो रहा है, ये काफी खुशी की बात है। पीएम मोदी के मुताबिक टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। इम्फाल में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर के साथ साथ युवा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर की तरफ से हुए खुलासे के बाद देश में भूचाल आ गया। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में मीर ने जो कुछ कहा है, उसे लेकर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। विशेषज्ञों ने इसी साजिश करार दिया है, देखते हैं रिपोर्ट में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को भारत के राज्य गोवा में होने वाले एक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से पहले ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर का एक वायरल वीडियो आ गया है। इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। वही विशेषज्ञों की माने तो यह सब कुछ बिलावल की भारत यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास हो सकता है। उनकी माने तो बाजवा ने 25 जर्नलिस्ट के सामने यह बात कबूल की थी कि पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स बेकार है और उनमें डीजल तक डलवाने के लिए पैसे नहीं है। बाजवा ने यह भी बात कही थी कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के योग्य नहीं है। इस युद्ध विराम के बाद अप्रैल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने वाले थे। उन्होंने बाजवा से कहा था कि यह सब कुछ भारत की तरफ से बिछाया हुआ एक जाल हो सकता है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने के विचार को पाकिस्तानी न्यायपालिका के चुनाव कराने की जिद और जनरल बाजवा द्वारा भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में निभाई गई भूमिका से जोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर बड़ा बयान दिया। एनसीपी में टूट की अटकलों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई अलग होने की कोशिश कर रहा है तो यह उनकी रणनीति है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर जेपीसी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने दोहराया कि अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग सही फैसला नहीं है। इसे लेकर शरद पवार शुरू से समर्थन में नहीं है।
शरद पवार ने कहा कि अगर कोई अलग होने की कोशिश कर रहा है तो यह उनकी रणनीति है और वे ऐसा कर रहे होंगे। अगर हमें कोई स्टैंड लेना है तो हम कड़ा स्टैंड लेंगे। इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इसे लेकर पहले भी शरद पवार ने पुणे के पुरंदर इलाके में मीडिया से कहा था कि मीडिया के दिमाग में जो भी चर्चा चल रही है वह हमारे दिमाग में नहीं है। इन सभी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि हमारे सभी सहयोगी एक ही सोच के हैं। किसी के दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं है। शरद पवार ने अडानी मामले में कहा कि जेपीसी सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 लोगों की समिति में 15 लोग भाजपा के और 6 विपक्ष के और जेपीसी का अध्यक्ष भी उनका होगा। ऐसे में जेपीसी से बेहतर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी। लेकिन विपक्ष अगर जेपीसी की मांग कर रहा है तो मैं उनका विरोध भी नहीं करूंगा, साथ रहूंगा। 8 अप्रैल 2023 को भी शरद पवार ने जेपीसी को लेकर कहा था कि आखिर क्यों वह इसकी जांच नहीं चाहते हैं। असल में इससे एक दिन पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिडेनबर्ग की उस रिपोर्ट पर निशाना साधा था जिसमें गौतम अडानी को लेकर कई आरोप लगाए गए। तब शरद पवार ने कहा था कि उस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत सरकार की सराहना करते हुए चीन और अमेरिका को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ विकसित देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर धाक जमाने की कोशिश करते हैं। पहले रूस ऐसा करके यूक्रेन पर धाक जमाने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद अमेरिका ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब लगता है कि चीन इस काम में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा कि ताकतवर बनकर बड़े देश क्या करते हैं, डंडा चलाते हैं। अमेरिका और रूस यूक्रेन को मोहरा बनाकर लड़ रहे हैं। विकसित होकर कुछ देश डंडा चलाने का काम करते हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने भारत से इस मामले में उनका पक्ष लेने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने जवाब में कहा कि सभी देश हमारे दोस्त हैं और उसने सबसे पहले यूक्रेन को मदद पहुंचाने का काम किया। भारत ने दो टूक कहा था कि ये लड़ाई का जमाना नहीं है, इसलिए युद्ध बंद किया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत सरकार की सराहना करते हुए चीन और अमेरिका को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ विकसित देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर धाक जमाने की कोशिश करते हैं। पहले रूस ऐसा करके यूक्रेन पर धाक जमाने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद अमेरिका ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब लगता है कि चीन इस काम में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। भागवत ने कहा कि श्रीलंका पहले चीन से और पाकिस्तान से दोस्ती करता था और हमको जरा दूर ही रखता था। हालांकि जब श्रीलंका खतरे में पड़ा तो उसकी मदद के लिए कौन आगे आया? उन्होंने कहा कि उसकी मदद के लिए दुनिया का एक ही देश आया, उस देश का नाम भारत है। हमारे कमाए हुए से कोई और भूखा जीवित रह रहा है तो भारत देने वाला देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां एशिया में सबसे खराब है। इनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ इनकी कुल संपत्ति से भी ऊपर जा चुका है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान से इन कंपनियों को लेकर नीतियां बनाने को कहा है। पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां दक्षिण एशिया में सबसे खराब हालत में है। ये कंपनियां कमाई से ज्यादा नुकसान कर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनका संयुक्त घाटा संपत्ति की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और संप्रभुता को लेकर भी जोखिम पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सालाना एक साथ ये कंपनियां पाकिस्तान के 458 अरब रुपए के सार्वजनिक धन को डुबो रही है। इन कंपनियों का संयुक्त ऋण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के लगभग 10% तक बढ़ गया था। इन पर 2016 में कुल कर्ज जीडीपी का 3.1% या 1.05 लाख करोड़ था। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के सरकारी कंपनियों के घाटे को खत्म करने और कर्ज से उबारने के लिए बड़े स्तर पर एक सुधार कार्यक्रम की सलाह दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान सरकार पर एक महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटा थोपती है और सरकार के लिए पर्याप्त वित्तीय जोखिम पैदा कर रही है। बैंक ने बताया कि 2016 से पाकिस्तान की एक भी सरकारी कंपनी ने लाभ नहीं कमाया है। वित्त वर्ष 2006 से 2020 तक इन कंपनियों का औसत वार्षिक घाटा जीडीपी का 0.5% रहा है। विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय समीक्षा 2023 में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे कम लाभदायक पाया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को लेकर एक कांड वाला दावा किया है। मीर का कहना है कि बाजवा ने कश्मीर को लेकर सौदा किया था। बाजवा ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि उनकी सेना भारत से लड़ने के योग्य नहीं है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हुए युद्ध विराम के साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर पर पर्दे के पीछे एक डील की थी। हामिद मीर ने कुछ महीने पहले यहां तक कहा था कि कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए बाजवा ने पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास किए हैं, लेकिन उनके प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने कई हैरान करने वाली बातें कही है। उनका कहना है बाजवा ने यह मान लिया था कि पाकिस्तान आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है कि वह भारत के खिलाफ लड़ सके। मीर पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट है और भारत पाक रिश्तों पर उनकी राय पड़ोसी मुल्क में काफी मायने रखती है। हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने 25 जर्नलिस्ट के सामने यह कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स काम नहीं करते हैं और न ही सेना के पास इतना पैसा है कि उनमें डीजल डाला जा सके। उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने यह बात मानी थी कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के योग्य नहीं है। हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा ने कश्मीर पर एक डील की। जिस समय LOC पर युद्ध विराम हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। हामिद मीर का दावा है कि मोदी अप्रैल 2021 में पाकिस्तान आने वाले थे। हामिद मीर के मुताबिक जब पूर्व PM इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को यह पता लगा कि मोदी पाकिस्तान आने वाले हैं तो वह भड़क गए। उन्होंने इमरान से पूछा कि क्या उन्हें पता है PM मोदी पाकिस्तान आने वाले हैं। इस पर इमरान का जवाब था कि बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने उन्हें बताया था कि वह आने वाले हैं, लेकिन कब यह कुछ मालूम नहीं। मीर का कहना था कि इमरान खान और बाजवा के बीच यही से तनाव शुरू हो गया। बाजवा का मानना था कि कश्मीर मसले के हल के साथ ही उन्हें एक और सेवा विस्तार भी मिल जाता। हामिद मीर के मुताबिक इमरान भले ही यह कहे कि बाजवा ने उनकी सरकार गिरा दी, लेकिन वह कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं कि पूर्व जनरल ने कश्मीर पर क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट GS। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। विदेश के लाए गए अब तक के 2 चीतों की मौत हो चुकी है। अब वहां कुल 18 चीते बचे हैं। बीते साल नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 बचे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या चीतों को यहाँ का मौसम रास नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में विदेश से लाए गए एक और चीते की मौत हो गई। जिस चीते की इस बार मौत हुई है उसका नाम उदय है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से कुनो लाया गया था। बता दें कि कुनो में चीतों की यह दूसरी मौत है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 बचे हैं। बता दें कि अप्रैल महीने में क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद अफ्रीकी चीतों को बड़े बांडे से खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका से बीते 18 फरवरी को कुनो लाए गए 12 चीतों में से 3 नर चीतों को 17 अप्रैल को क्वारंटाइन बांडे से बड़े बांडे में छोड़ दिया गया था। वहीं 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को शेष 9 चीतों को भी कुनो के बड़े बांडे में रिलीज कर दिया गया था। बड़े बांडे में छोड़े गए चीते वहां खुद शिकार कर रहे थे। बड़े बांडे में चीतल, जायकाल, खरगोश, हिरण और अन्य वन्य प्राणी भरपूर संख्या में है। चीता प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। नामीबिया चीतों को सफलतापूर्वक कुनो पार्क में बसाया जा चुका है। वर्तमान में 4 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं शेष नामीबिया चीते बड़े बांडे में मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की अनुमति मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीते 2 दिनों में साउथ अफ्रीका से लाए गए सभी 12 चीतों को बड़े बांडे में शिफ्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट GS।